हाय एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट, या नॉमिनल कवर को हम कभी कभी जो बोल देते हैं क्लियर कवर भी बोल देते हैं। तो जो हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कवर देने की, रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि होता है कोई भी हमारा आरसीसी का स्ट्रक्चर हो, बीम हो, कॉलम हो, या कोई फाउंडेशन हो, स्लैब डाल रहे हों, उसमें हम क्या करते हैं, जो रेनफोर्समेंट होता है उसे कंक्रीटिंग के थोड़ा अंदर रखते हैं। टेंशन साइड हम कंक्रीटिंग के से थोड़ा क्या रखते हैं, अंदर रखते हैं। अंदर रखने का जो मेन कारण है वो यही है कि हमें रेनफोर्समेंट को बचाना है जंग लगने से। या होता क्या है कि जो अदर जैसे हमारे हार्मफुल इंटीग्रेडिएंट्स होते हैं, फ्लोराइड्स कार्बोनेशन प्रोसेस होती है, या क्लोराइड्स होते हैं, या सल्फेट्स होते हैं, उसके कारण जो कंक्रीटिंग के थ्रू जो परमेबल कंक्रीट होती है उसके थ्रू वो रेनफोर्समेंट तक, मतलब सरिया तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो क्या अपने रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। उसके कारण क्या है, हमारी जो स्टील है उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लगने के बाद वो झड़ने लगती है। तो इस वजह से हमें क्या है, प्रॉपर कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम पढ़ें जैसे हमारा नॉर्मल कवर टू रेनफोर्समेंट, तो मैं एक बार इसमें समझा देता हूँ कि कवर किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इसमें क्या है, तो इसमें तुमने देखा होगा कि ये मैं तुम्हें पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये हमारी क्या है, मेन रेनफोर्समेंट है। क्या है, ये मेरी मेन रेनफोर्समेंट है, जिसका काम क्या है, जो टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, उसको लेने का होता है, इसका और कोई काम नहीं होता है। ये भी मेरी मेन रेनफोर्समेंट है, जो मेरे को क्या है, ऊपर कंप्रेशन साइड में है। ये मेरी सेंटर में मेरी न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट अगर मेरी सिंपली सपोर्टेड है तो कंप्रेशन में होगा, नीचे वाला पार्ट किस में होगा, टेंशन में होगा। ये वाले कलर की, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा मार्कर का। ये जो है, ये मेरी क्या है, स्ट्रिप्स है। ये क्या करती है, इसके दो काम है। एक तो ये मेन रेनफोर्समेंट को बांध के रखती है, और जो सबसे ज़रूरी काम है इसका काम क्या है, शियर को रजिस्ट करना। क्या काम करना, शियर को रजिस्ट करना होता है। तो हो गई हमारी मेन रेनफोर्समेंट हो गई। मैंने स्ट्रिप्स के बारे में बता दिया, स्ट्रिप क्या होती है। अब अगली चीज़ की हम बात करते हैं, तो ये जो हमारी है कवर क्या होता है, जो ये वाला भाग है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, एक सेकंड रुको, ये जो स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स के बाहरी पार्ट से लेके कंक्रीटिंग के बाहरी पार्ट तक, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरी क्या कहलाती है, कवर कहलाती है। मतलब ये कि जो रेनफोर्समेंट का आउटर पार्ट और कंक्रीटिंग के आउटर पार्ट की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, मेरी कवर कहलाती है। इसे मैं नॉमिनल कवर बोल लूँ या क्लियर कवर बोल लूँ। मेनली प्रोवाइड करने का रीज़न यही है कि मुझे रेनफोर्समेंट को अपने को बचाना है, क्या लगने से, उसे रस्ट होने से, या उसमें जंग लगने के बाद वो जो झड़ता है उसे, वो जो सारी हार्मफुल प्रोसेस हैं जो हमारी स्टील को डिग्रेड करती हैं, उन सारी प्रोसेस बचाने के लिए हमें प्रॉपर कवर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो अब देख लेते हैं कोड क्या कहता है। कोड ने किस तरीके से हमको बताया कि कवर क्या करना है। तो कोड कहता है, कोड के क्लोज नंबर जो आपका ये गिवन है, इसे बार रफ कर लेते हैं। तो कोड का जो हमारा क्लोज नंबर है 26.4, आप जब उस क्लोज को खोलोगे कोड में जाके IS 456 2000 में, तो जो हमारा क्लोज नंबर है बार 26.4, उसमें क्या कहता है कि एज पर IS 456 डिज़ाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर, जो कंक्रीट कवर की जो डेप्थ है, रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टू ऑल काइंड ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, हमें सब तरह के स्टील रेनफोर्समेंट में जहाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे हमें कवर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। किस लिए, टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम करोजन एंड अदर हार्मफुल रिएक्शन। जो स्टील में जंग लग जाती है उससे बचाना है, और कोई अदर रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारा रेनफोर्समेंट क्या है, डिग्रेडेड होता है, उस वजह से हमें क्या कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। अब वो क्या बोलता है, एज पर कोड जो मिनिमम वैल्यू है नॉमिनल कवर की, क्या
कम से कम कवर तुम्हें कितना प्रोवाइड करना है। एक तो हमने अभी पढ़ा था कि जब मैं एक्सपोजर कंडीशन तो मैं पढ़ाई थी कि कंक्रीटिंग है जो हमारी लाइफ टाइम है वो कौन कौन सी माइल्ड कंडीशन में, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, पूरे लाइफ टाइम में कंक्रीट किस तरह के एनवायरनमेंट में रहेगी उसके बेसिस पर हम मिनिमम ग्रेड बता रहे थे कि मिनिमम ग्रेड कम से तुम्हें कंक्रीट की इतनी देनी ही देनी है, अगर उससे कम दोगे तो वो कंक्रीट मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा। ऐसे ही उस जगह मैंने तुम्हें ग्रेड के साथ साथ कवर भी बताया था कि जैसे अगर माइल्ड है तो वहाँ पे मेरा कवर कितना होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए। सीवर कंडीशन थी तो वहाँ पे 35-40, इस तरीके से हम कवर भी क्या कर रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। तो एज़ पर कोड जो मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर किस में डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन वही माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। शैल बी टेकन एज स्पेसिफाइड, जो टेबल नंबर 16 है, पेज नंबर 47 पे आप खोलोगे, IAS 456/2000 है, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरी टेबल मिल जाएगी जिसमें गिवन है कि कितना मिनिमम तुम्हें कवर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो नॉमिनल कवर है, जो क्लियर कवर होता है, इज द मिनिमम कवर प्रोवाइडेड बिटवीन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट टू द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंक्रीट। तो वही मैं क्या बता रहा हूँ कि जो कवर होता क्या है कि जो आउटर पार्ट होता है किसका, आउटर मोस्ट लेयर होती है रेनफोर्समेंट से लेके, और आउटर मोस्ट पार्ट होता है कंक्रीट का, उसके बीच की जो लेयर होती है वो हमारा क्या है, कवर कहलाता है। इसमें डायग्राम में जो बना हुआ है इसमें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये वाला जूम कर लेते हैं इसको। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो कवर कहाँ है, तो ये हमारी क्या है, ये मेरी पूरी एक बीम है, बीम का फ्रंट व्यू है, बीम है, बीम ये पूरी कंक्रीटिंग हुई पड़ी है यहाँ पे, ये पूरी क्या है, कंक्रीटिंग है, पूरी कंक्रीटिंग हो रही है, ये पूरा कंक्रीट है, पूरा कंक्रीटिंग है। उसके बाद तो मैं और भी चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स है, वही वाला डायग्राम जो भी मैंने तुम्हें बताया था, ये मेरी स्ट्रिप्स है, ये हमारी स्ट्रिप्स हो गई। और दूसरा कलर लेते हैं, ये जो हमारे हैं ये सर्कुलर हैं, अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमारा क्या है, मेन रेनफोर्समेंट है। ASC का मतलब है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, की कितनी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने एरिया का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्रेशन में, और कितने एरिया का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं टेंशन में। तो ये हमारी हो गई कि मेन रेनफोर्समेंट, स्ट्रिप्स, और वो ऊपर से उसके ऊपर क्या कंक्रीटिंग हो रही है। ठीक है, अब इसके अलावा कवर क्या है, जो मेन चीज़ है वो तो रह गई। तो जो ये कंक्रीट का आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला बाहरी किनारा ये है, और स्ट्रिप्स का मतलब जो पहला रेनफोर्समेंट कौन सा है मेरा, स्ट्रिप्स, ये रहा, यहाँ ख़त्म हो रही है। आउटर मोस्ट पार्ट जो रेनफोर्समेंट का वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या कहलाता है, क्लियर कवर या नॉमिनल कवर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आएगा। नॉमिनल कवर कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके, कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके और रेनफोर्समेंट मतलब स्ट्रिप के आउटर मोस्ट पार्ट तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, मेरी कवर कहलाती है। देखो अब होता क्या है, बीम में तो हमारी स्ट्रिप्स होती हैं, बीम जब हमारी बनती है तो बीम में तो हमारी स्ट्रिप्स होती हैं, पर अगर मैं स्लैब की बात करूं, स्लैब में हमारी स्ट्रिप्स नहीं होती है, वहाँ सिर्फ मेन रेनफोर्समेंट होती है जो दोनों दिशाओं में होती है, इस तरीके से लगी होती हैं, ऐसे 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 और इस तरीके से। तो उसमें क्या हमारा सिर्फ मेन रेनफोर्समेंट होता है। तो वहाँ पे जो क्लियर कवर की डिस्टेंस क्या होती है, जो इस वहाँ पे क्लियर कवर की जो डिस्टेंस होगी वो भी जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट पार्ट से लेकर रेनफोर्समेंट का जो आउटर पार्ट है उसके बीच की डिस्टेंस ही होगी। पर हम जब बीम की बात करते हैं तो बीम में क्या है, हमारी स्ट्रिप्स होती है, तो वहाँ पर जो हम कवर लेके चलेंगे वो बीम के जो आउटर मोस्ट पार्ट से लेके, सॉरी वो कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके स्ट्रिप का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसके बीच की डिस्टेंस मेरी क्या कहलाएगी, कवर कहलाएगी, क्लियर कवर कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो अब क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है क्लियर कवर की, एक तो होती है एक्सपोजर कंडीशन के बीच में मैंने बताई थी कि कितनी कितनी लेनी है, पिछली क्लास में आप वीडियो जाके देखोगे तो वहाँ तुम्हें पता लग जाएगा कितनी है। अब पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि किस स्ट्रक्चर के लिए ले रहे हैं तो वो कोड ने अलग से डिफाइन की हुई है कि अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे किसकी, स्लैब की, तो स्लैब की अगर बात करता हूँ तो मिनिमम जो मुझे कवर प्रोवाइड करना है वो कितना प्रोवाइड करना होगा,
वो प्रोवाइड करना होगा 20 बीम की बात करूँगा तो जो मिनिमम क्लियर कवर है 25, इससे कम मुझे क्लियर कवर दे के ही नहीं चलना है। ऐसी कॉलम का 40 और वाटर टैंक का 45, फाउंडेशन का 50। फाउंडेशन का 50 इस वजह से है क्योंकि जो मेरी उसमें स्ट्रिप वगैरह कुछ नहीं होती, मेन इन्फोर्समेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किसके, कंक्रीटिंग के, मतलब स्ट्रिप नहीं होती, डायरेक्ट जो होती है, तो इस वजह मतलब जो कहते हैं कि जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन का जो आउटर मोस्ट कंक्रीट है और जो मेरा मेन रिइंफोर्समेंट है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, थोड़ी ज़्यादा इस वजह से रखते हैं क्योंकि वहाँ नीचे सॉइल में सल्फेट होता है, वो ज़्यादा जल्दी से मॉइस्चर के थ्रू क्या है, कंक्रीट परमेबल तो होती है, कंक्रीट के वर्ड्स के थ्रू जल्दी पहुँच जाता है, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा खतरा होता है, इस वजह से उसका कवर हम क्या है थोड़ा बढ़ा के चलते हैं, इस वजह से वहाँ पर हमने क्या दे दिया, 50 दे के चल दिया। तो ये हमारा है मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा कुछ एक नोमेनक्लेचर हैं जो कोड ने अलग से मेंशन क्यों हैं। तो वो नोमेनक्लेचर क्या है, एक है पहला ये कि रेनफोर्समेंट क्या कहता है कि रेनफोर्समेंट विद डाया लेस देन 12 नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस बाय 5 कहने का मतलब ये है कि जो मैं अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी अगर डाया तो हमारी जो रेनफोर्समेंट की जो सरिया है तो इसकी कितनी होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 14 होती है, 16 होती है, 25 होती है। तो अगर मैं ऐसा सरिया ले रहा हूँ जिसकी डाया 12 से कम है तो वहाँ पे हम जो कवर है वो क्या है ऊपर नीचे कर सकते हैं, वहाँ पे -5 डिग्री तक उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे स्लैब के लिए हो चाहे कॉलम के हो, क्योंकि जब इतनी हम कम डाया की वो डाल रहे हैं सरिया तो ऑब्वियसली कि जो स्ट्रक्चर है हमारा इतना लोड नहीं आ रहा होगा, वो एकदम ऐसे हल्के कामों के लिए हल्के पर्पज़ से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे इतना इफेक्ट वो क्लियर कवर दे के इतना कॉस्ट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से वहाँ पे हम 5 का क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेम उसने कॉलम के लिए बोला है कि अगर कॉलम का साइज़ कितना है, लेस देन है 200 से, और जो डाया स्टील बार की अगर 5 से कम डाल रहे हैं तो वहाँ पे जो क्लियर कवर होगा वो कितना होगा, 25 होगा, और बाकी अदर केसेस के लिए 40 होगा। तो ये 2-4 स्पेसिफिकेशन हैं जो कोड ने क्लियरली मेंशन किए हैं और ये हमको याद होने चाहिए, डायरेक्टली कभी भी एग्जाम में क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अब तक हमने इसमें क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया है कि नॉमिनल कवर होता क्या है, कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट्स की जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट पार्ट होता है और जो रेनफोर्समेंट का आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो बाहर का, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, नॉमिनल कवर होती है। मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करना है वो हमारा डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि किस स्ट्रक्चर के लिए कितना मिनिमम कवर देना है, तो वो भी हमने अलग से कहा मेंशन कर दिया है, ये मेंशन है मिनिमम नॉमिनल कवर स्लैब के लिए, बीम के लिए कितना होता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे अलग से इस टेबल में क्या है मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई, इसे रफ कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर किसे कहते हैं, क्लियर कवर किसे कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में किसी के जूनियर इंजीनियरिंग के में कि नॉमिनल कवर और क्लियर कवर क्या होता है, तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो काफ़ी लोगों ने उस गलत कर दिया था तभी। तो ये याद रखना, नॉमिनल कवर और क्लियर कवर दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस नाम अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ नॉमिनल कवर के बारे में ख़त्म होता है। अब बात करते हैं हमारा इफेक्टिव कवर क्या होता है। इफेक्टिव कवर का कहने का मतलब है जो हमारा इफेक्टिव होगा। देखो होता क्या है इसमें, जो मेनली कुछ नहीं किया गया है, मेनली अगर तुम इसी से समझ जाओगे, इफेक्टिव कवर बराबर होता है क्लियर कवर 2 स्ट्रिप्स, डायमीटर ऑफ स्ट्रिप्स प्लस डेप्थ ऑफ CG ऑफ द मेन रेनफोर्स फ्रॉम द स्ट्रिप्स। इफेक्टिव कवर इज ए मीजर फ्रॉम आउटर फेस ऑफ कंक्रीट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। कहने का मतलब ये है कि ये डायग्राम थोड़ा जूम करते हैं, जी इसमें तो मैं क्लियर कवर भी समझ में आ जाएगा। देखो ये मेरी वही है बीम है, बीम क्या है, ये पूरी चारों तरफ से क्या हो रही है, कंक्रीटिंग हो रही है बीम के ऊपर, बीम है, बीम में कंक्रीटिंग हो रही है। ये मेरी क्या है, स्ट्रिप्स हैं, ये जो डॉट 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 जो लगा रहा हूँ ये मेरी क्या है, स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप्स ये तरह की। ठीक है, ये जो सर्कुलर है, ये वाली जो सर्कुलर है बने पड़े हैं, ये मेरा क्या है, मेन एनफोर्समेंट है, ये मेरा क्या है, मेन एनफोर्समेंट है, जो गोल है, गोल है जो सर्कुलर शेप में मैंने क्या बना, मेन एनफोर्समेंट। ऊपर ASC लिखा हुआ मतलब वो कंप्रेशन में, नीचे AST लिखा हुआ मतलब वो टेंशन में। क्लियर कवर क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो
इसके स्ट्रिप्स के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है मेरी, क्लियर कवर कहलाती है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आउटर फेस ऑफ कंक्रीट से लेकर आउटर फेस ऑफ स्टील तक की बीच की दूरी थी। अब जो हमारा इफेक्टिव कवर है, वो इफेक्टिव कवर कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। इफेक्टिव कवर में हम क्या जोड़ लेते हैं, जो स्ट्रिप्स का डाया होता है प्लस जो हमारी मेन रेनफोर्समेंट है उसका डाया का आधा। कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें मेरा क्लियर कवर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। कितनी है, 30 mm है। और जो स्ट्रिप की डाया कितनी है, 10 mm। स्ट्रिप्स की अगर डाया करूँ 10 mm है। और जो मेन रेनफोर्समेंट की डाया जो ये वाला है उसकी अगर मेरी मेन रेनफोर्समेंट की डाया कितनी है, 20 mm है। तो मेरा इफेक्टिव कवर कितना होगा। तो इफेक्टिव कवर निकालने का सीधा सा एक सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला क्या है कि सबसे पहले बताना है क्लियर कवर कितना। क्लियर कवर मेरा कितना हो गया, 30 प्लस उसके बाद मेरा जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप की डायमीटर कितनी होती है, स्ट्रिप की डायमीटर होती है हमारी यहाँ पे कितनी है, 10 प्लस जो मेरा मेन रेनफोर्समेंट है उसकी डाया का आधा। तो मेन रेनफोर्समेंट की डाया कितनी 20 है, तो उसका आधा हो जाएगा 20/2 मतलब 10। तो जो हमारा टोटल कवर हो गया, जो इफेक्टिव कवर हो गया वो कितना होगा, 10 + 30 + 10 + 10 मतलब 50 mm। तो ये 50 mm क्या हमारा इफेक्टिव कवर है। इफेक्टिव कवर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इफेक्टिव कवर मेनली जो रीज़न है ये भी तो पता होना चाहिए, इफेक्टिव कवर क्यों निकालना है। डायरेक्ट हम क्लियर कवर से ही काम चला लें ना। तो इफेक्टिव कवर निकालने का हमें इस वजह से ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें निकालनी पड़ती है इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, तो उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा टोटल डेप्थ क्या होती है। टोटल डेप्थ किसी भी बीम को देखेंगे कि उसकी गहराई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, तो उस डेप्थ को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल डेप्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो यहाँ से लेके कंक्रीट के ऊपर वाले पार्ट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मेरी क्या है, टोटल डेप्थ है। मतलब बीम की जो कितनी है, गहराई कितनी है, ये हमारी कितनी है, टोटल डेप्थ है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का पार्ट है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मुझे पता है कि मेरा बीम अगर सिंपली सपोर्टेड होगी तो वो क्या होगी, इस तरीके से बेंड होगी। जैसा हम उसमें पढ़े हैं, सूम में पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कुछ इस तरीके से मेरी बीम में नीचे मेरा टेंशन आएगा, ये मुझे पता है। अब नीचे की जो कंक्रीटिंग है वो तो टेंशन में बहुत कम जो होती है, बहुत नेग्लिजिबल टेंशन ले सकती है। तो मैं जब डिजाइनिंग करता हूँ ये मान के चलता हूँ कि जो मेरी नीचे वाली जो बॉटम में टेंशन साइड जो कंक्रीट है वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती है। ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ, लेके ही चलता हूँ। मैं उसे डिज़ाइन में कंसीडर ही नहीं करता हूँ कि वो थोड़ा बहुत टेंशन ले भी पाती है। मैं ये मान के चलता हूँ मेरा सारा टेंशन कौन लेता है, जो रेनफोर्स एलिमेंट है या जो स्टील प्रोवाइड करी है मैंने नीचे, वो मेरा सारा लोड लेती है। तो अब हुआ क्या, अब जो मेरे को डेप्थ तो मेरी टोटल है, पर जो टोटल इफेक्टिव डेप्थ का मतलब ये कि जो कितनी डेप्थ हमारा डिजाइनिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि नीचे जो कंक्रीटिंग है, जो नीचे वाली हमारी क्या है, ये वाली जो कंक्रीटिंग है ये टेंशन साइड है। और टेंशन साइड हम कंक्रीटिंग को कंसीडर नहीं, डिजाइनिंग में कभी कंसीडर कर ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ क्या कंसीडर करें, नीचे हमारी स्टील है वही पूरा टेंशन ले रही है। तो इस वजह से ये पूरी डेप्थ का हमारा क्या है, डिजाइनिंग के टाइम हम कंसीडर नहीं करके चलते कि हमारा स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस वजह से हमारा जो टोटल डेप्थ है उसमें से हमें क्या निकालनी पड़ती है, इफेक्टिव डेप्थ निकालनी पड़ती है। वो डेप्थ जिस पे हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं हम स्ट्रक्चर, जो पूरा हमारा स्ट्रेंथ में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने रिमेनिंग ये वाला पार्ट छोड़ दिया है उसका कोई काम नहीं है या वो लोड नहीं लेगा, वो लोड लेगा, पर हम अपने सेफ्टी पर्पज से हमने क्या किया, उसको हटा दिया। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी नीचे वाली कंक्रीट है वो कोई लोड ले ही नहीं रही है टेंशन का। तो इस वजह से हमें क्या इफेक्टिव डेप्थ निकालनी पड़ती है। तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, इफेक्टिव कवर पता होना चाहिए। तो इफेक्टिव कवर मैंने तुम्हें निकाल के बताया किस तरीके से निकालना चाहिए। और उससे पहले क्या निकालना चाहिए, कवर निकालना चाहिए। तो कवर हमें कोड ने दे दिया, जो हमारी एक्सपोजर कंडीशन है कि कंक्रीट कौन कौन से मौसम में रखी जाएगी, और जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है, बीम है तो इतना देना है, इतना 20 mm देना है, फाउंडेशन है तो 50 mm देना है। मतलब कार्बन कोड ने अपने आप खुद से मेंशन कर दिया, हमें बस वहाँ से लेना है। और दूसरी चीज़, वो जो कोड ने मेंशन की है वो कहाँ से, किस बेसिस पे की है, उसने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे वहाँ पे सारी चीज़ें कोड में ऑलरेडी हैं।
तो टोटल डेप्थ बराबर होगी, टोटल डेप्थ तो जो बीम की गहराई है वो होगी, इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी। अब हमारा ये है कि इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं, अब वो मेनली कंसर्न है। एक सेकेंड इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें देख सकता हो, अगर वो समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे आराम से देख सकते हो। ये मैंने चीज़ मेंशन की है यहाँ पे, इफेक्टिव कवर। यहाँ इफेक्टिव कवर का कहाँ से लेकर है, जो नीचे से कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके उसकी डिस्टेंस कहाँ तक है, जो ऊपर मेरा मेन रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर तक क्या क्या इसके अंदर आया। एक तो ये क्लियर कवर आया, जितना भी एक जो क्लियर कवर है ये पूरा कंसीडर हुआ। दूसरा क्या कंसीडर हुआ, जो स्ट्रिप की डायामीटर है, जो स्ट्रिप टोटल की टोटल स्ट्रिप आई रही है, इसकी पूरी की पूरी डायामीटर आ रही है। और प्लस जो मेन एनफोर्समेंट के सेंटर से लगे तो अब मेन एनफोर्समेंट का आधा, तो ये तीनों का टोटल क्या कहलाता है, मेरा इफेक्टिव कवर कहलाता है। तो मेरी इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, जो टोटल डेप्थ होती है डी माइनस इफेक्टिव कवर। तो ये जो पूरी डेप्थ होती है ये वाली, यहाँ पे जो लिखा हो ये वाली, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये मेरी क्या कहलाती है, इफेक्टिव डेप्थ। मेनली यही हमारे जब डिजाइनिंग करता हूँ मैं इफेक्टिव डेप्थ को लेके चलता हूँ, क्योंकि पूरा जो यही मान के चलता हूँ कि बीम की डेप्थ मेरी इतनी है, और जो उससे एक्स्ट्रा जो वाला पार्ट है वहाँ पे जो कंक्रीट है वो टेंशन में बिल्कुल भी कोई लोड नहीं ले रही है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि क्लियर कवर क्या होता है, वो कोड मेंशन पहले ही करके देता है कि एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस में उन्होंने मेंशन कर दिया है। इफेक्टिव कवर हम निकाल लेते हैं, इफेक्टिव कवर निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल लेते हैं, जो डेप्थ हमारे पार्टिसिपेट करेगी डिजाइनिंग में। तो हमारा होता है दो टॉपिक हमारे ख़त्म हुए हैं अभी। पहला ख़त्म हुआ है नॉमिनल कवर क्या होता है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या ख़त्म हुआ है कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। तो ये दोनों के दोनों ख़त्म हो गए। बात करते हैं अगले तीसरे टॉपिक की, इफेक्टिव कवर एंड क्लियर कवर। थ्योरेटिकली तुम लोगों को समझ में आ गया है क्या चीज़ है। अब इसे थोड़ा एक वैल्यू लेके कर लेते हैं, जिससे जो तुम्हें डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दूसरा भी हम एक प्रोविज़न से पहले हम दो तरीके से निकालते थे, वो भी बताऊंगा किस तरीके से निकालते थे। तो इसे देख लेते हैं। एक सेकेंड इसे रफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है, मेरी एक बीम है, ऊपर वाला पार्ट मेरा है, इसमें क्या है, जो ऐसे ये वाला ऊपर वाला पूरा पार्ट किस में है, कंप्रेशन में है। नीचे वाला पार्ट किस में है, टेंशन में है। अब जो नीचे वाली कंक्रीटिंग है उससे मैं मान के नहीं चलता कि वो बिल्कुल टेंशन लेगी, इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं है ऐसे डेड डेस करके नहीं दिखाया है, ठीक है। ये हमारी जो ये वाली चीज़ है वो स्ट्रिप है, ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट है जो सर्कुलर में बना हुआ है, और उसका फ्रंट व्यू है। क्लियर कवर ये रहा, विड्थ ये रही, इफेक्टिव कवर भी निकाल लिया। इतना तो मैं पिछले अब तक है पूरा का पूरा बता चुका हूँ। अब इसको हमने क्या है कि बस ओवर डायग्राम में बना दिया। अब मुझे अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालूंगा। मैंने मान के चला जो क्लियर कवर है वो क्या है, मेरा जो क्लियर कवर है मैंने मान के चला, एक सेकेंड इसको हटा देना। मैंने माना क्लियर कवर मेरा कितना है, जो हमारे एक्सपोजर कंडीशन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 25 mm है। जो डाया ऑफ स्ट्रिप है वो कितना है, 10 mm है। और जो रेनफोर्समेंट का डाया है 25 mm। तो इफेक्टिव कवर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला कितना है, क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ स्ट्रिप प्लस
जो मेन रेनफोर्समेंट का डाया है उसका आधा। तो क्लियर कवर हमारा 25 है तो यहाँ पे हमने 25 ले लिया। स्ट्रिप का जो डाया हमारा 10 है तो यहाँ पे हमने डाया पूरा का पूरा 10 ले लिया। और जो मेन रेनफोर्समेंट का डाया हमारा कितना 25 है तो उसका क्या ले लिया 25/2, आधा ले लिया। तो ओवरऑल निकाला हमारा कितना निकल के आ गया 50 mm निकल के आ गया। ये हमारा क्या इफेक्टिव कवर है। अगर इसे मैं टोटल डेप्थ में से अगर इसे माइनस कर देता हूँ या घटा देता हूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा इफेक्टिव डेप्थ निकल के ही वही इफेक्टिव डेप्थ जो हमारी क्या है डिज़ाइन में कंसीडर करी जाती है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक क्या चीज़ है। अगला, अभी तक हमने जो ये चीज़ पढ़ी है उसमें तो ठीक है। अब अगर हमारा रेनफोर्समेंट एक ही लेयर में ना हो, एक ही लेयर में ना होने का मतलब कहने से ये है कि वो जो रेनफोर्समेंट है कई सारी लेयरों में डाला गया हो। जैसे कि तुम इसमें डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर रेनफोर्समेंट जो सर्कुलर बन रहे हैं, ये जो बने हुए हैं ये क्या रेनफोर्समेंट है। एक सरिया है उसका फ्रंट व्यू है, सामने से देखोगे तो वो गोली दिखेगी ना पीछे की तरफ लंबाई में जा रही है। तो ये अलग अलग लेयर में पड़े हैं। जब अलग अलग लेयर में पड़े हैं तो अब मैंने यहाँ से जो वो इफेक्टिव कवर निकालता हूँ वो मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर से निकालता हूँ। पर यहाँ पे तो मेरे बहुत सारे मेन रेनफोर्समेंट हैं, इनका सेंटर तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ है। तो उसका सेंटर निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, इन सबका CG निकालूंगा। CG जो निकल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पूरे जो रेनफोर्समेंट की, वहाँ उस पॉइंट से लेके और जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट पार्ट है उस पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस मेरी क्या कहलाएगी इफेक्टिव कवर कहलाएगी। तो निकालना कैसे, निकालने का वही सिंपल है जो हम आज तक करते आए हैं। वाई डैश बराबर क्या लिया AST1 प्लस AST2 Y2 प्लस H3 Y3 अपॉन AST1 प्लस AST2 प्लस AST3। हम CG कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं ना हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में टॉपिक पढ़ते हैं। तो CG निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से हम अपनी क्या निकालेंगे फिर CG निकालेंगे। वहाँ पे AST1 क्या होगा, जो पहली वाली स्टील है, जो पहला वाला राउंडेड सर्कल है उसका एरिया और उसका सेंटर कितना है, उसका क्या है बॉटम से लेके दूरी कितनी है। तो ये हो गया Y1 हो गया, कितना हो गया Y1। ऐसे ही दूसरा सरिया करेंगे, उसका बॉटम से वो जो कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके डिस्टेंस कितनी है वो क्या हो जाएगी मेरी Y2 हो गई। ऐसे ही जो तीसरा जो ऊपर तीसरी लेयर में जो रेनफोर्समेंट है सरिया पड़ा हुआ है उसकी कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके डिस्टेंस कितनी है Y3 और उसका टोटल एरिया कितना होगा AST3। तो ओवरऑल इसका मैं जब क्या निकाल लूँगा अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे निकालते हैं जिस फॉर्मूले से निकालते हैं उसकी सहायता से मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे इफेक्टिव कवर निकालूंगा। तो जो इफेक्टिव कवर निकल जाएगा उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ निकालूंगा। इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी टोटल D माइनस जो इफेक्टिव कवर निकल के वो निकल के आ जाएगा। तो दोनों तरीके से या तो हमारी जो रेनफोर्समेंट है वो एक ही लेयर में पड़ी हो या फिर रेनफोर्समेंट की मेरी क्या है कई सारी लेयर में पड़ी हुई। जब कई सारी लेयरों में पड़ी होगी रेनफोर्समेंट तो मुझे क्या करना है सिर्फ और सिर्फ उसका CG निकालना है। रेनफोर्समेंट का मेन रेनफोर्समेंट जो CG निकल जाएगा वही मेरा क्या होगा इफेक्टिव कवर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें बतानी है, इसे रफ कर लेते हैं। यहाँ पे वही तुम्हें एक पूरा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है किसी बीम का, उसमें तुम्हें दिखा है स्ट्रिप्स दिख रही हैं, मेन इन्फोर्समेंट का दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिख रहा है, सब चीज़ों का। ठीक है, अभी क्या था हमारा जो एक कोड था IS 456 1978, उसके बाद हमारा रिवीजन हुआ तो जो कोड आया वो आया था IS 456 2000। उससे पहले जो हमारा कोड था उसमें जो हम कवर लेते थे इफेक्टिव कवर लेते थे तो वो जो इफेक्टिव कवर क्या लेके चलते थे उसमें जो क्लियर कवर होता था उसको हम सिर्फ कहाँ तक कंसीडर करते थे, जो क्लियर कवर हमारा निकल के आता था यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बिफोर 2000 क्लियर कवर इंक्लूड्स स्ट्रिप डाया, जो स्ट्रिप का डाया है उसको इंक्लूड, बट आफ्टर 2000 जो कोड आया था रिवीजन होके क्लियर कवर काउंटेड फ्रॉम दी आउटर मोस्ट एनफोर्समेंट। समझ में आया इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो कोड हमारा IS 456 था 1978 उसमें जो हमारा क्लियर कवर लेते थे उसमें क्लियर कवर में हम जो स्ट्रिप्स हैं उनको इंक्लूड करते थे और स्ट्रिप्स इंक्लूड करने के बाद जो लेते थे वो जो रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर से लेके
और जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट पार्ट है उससे काउंट करते थे। पर जैसे ये रिवीजन हुआ तो उसमें जो नया रिवीजन हुआ, जैसी कोड IS 456/2000 आया, उसमें हम क्या लेते हैं, क्लियर कवर कहाँ लेते हैं, जो रेनफोर्समेंट हो, कोई भी रेनफोर्समेंट हो, स्ट्रिप्स हो या मेन रेनफोर्समेंट, जो जो पहले होगा उसका आउटर मोस्ट पार्ट से लेके और जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट पार्ट था उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मेरी क्लियर कवर होगी। तो यही एक मॉडिफिकेशन हुआ था उस कोड में और इस कोड में, जो क्लियर कवर को लेके। तो अगर उसे एग्जांपल से समझना, एग्जांपल से ऐसा है, जैसे मेरे यहाँ पे कवर कितना 40 mm है, प्लस जो स्ट्रिप्स की डाया कितनी है 10 mm है, बराबर हो गया 50 mm, ठीक है। और जैसे और जो मेन एनफोर्समेंट की डाया कितनी है, जो मेन एनफोर्समेंट है उसकी डाया का हम आधा कर देता हूँ, तो उसमें 14 ऐड किया, टोटल आ गया 64। ये हो गया मेरा इफेक्ट कवर। मतलब वही क्लियर कवर जो हम लेते हैं प्लस स्ट्रिप्स की डाया प्लस जो मेन एनफोर्समेंट है उसका आधा, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इफेक्टिव कवर निकल के आ गया, ठीक है। ये है एज पर IS 456/2000। इससे पहले जो कोड था वो क्या कहता था कि जो मेरा ये लेना है, जो क्लियर कवर वो कहाँ तक लेकर चलता था, स्ट्रिप्स को भी इंक्लूड कर लेता था। तो वो जो क्या था 40, वो डायरेक्ट जो 40 लेके गया है वो 40 कहाँ तक है, स्ट्रिप्स को इंक्लूड करके है, प्लस 14 क्या है, वो जो मेन इन्फोर्समेंट है उसकी डाया का आधा, तो वहाँ पे कितनी लेके गया है, 54 लेके गया। तो उसमें क्या है, जो कवर लेके चलता था वो थोड़ा कम लेके चलता था, और हम जो इसमें लेके चल रहे हैं कवर थोड़ा, जो नए प्रोविज़न है वो थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं कवर प्रोवाइड ना करने से, अगर प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरा रेनफोर्समेंट है उसमें क्या है, जंग लगने के चांसेस होंगे, या कुछ अदर जो कंक्रीट है वो भी इफेक्ट, कंक्रीट के थ्रू जो मॉइस्चर के थ्रू वो क्या है, कंक्रीट के एक कंक्रीट परमेबल होता है, उसके वोइड से पास होता हुआ वो मॉइस्चर सारे हार्मफुल इंटीग्रेडिएंट्स को रेनफोर्समेंट तक ले जाएगा, और फिर वो अपना रिएक्शन करने के बाद रेनफोर्समेंट को क्या कर देंगे, डिग्रेडेट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा है, नॉर्मल कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है, और इफेक्टिव कवर क्या है, इफेक्टिव डेप्थ क्या है। एक बार मैं पूरा ओवरव्यू और बता देता हूँ जनरली, फटाफट। देखो, नॉमिनल कवर क्या है, जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट पार्ट है और जो रेनफोर्समेंट है उसके आउटर मोस्ट पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होता है मेरा नॉमिनल कवर या क्लियर कवर। इफेक्टिव कवर क्या है, वो कवर जो जिस इफेक्टिव कवर बराबर होता है क्लियर कवर प्लस तुम्हारा जो स्ट्रिप्स होती है उसकी डाया प्लस मेन रेनफोर्समेंट, ये हमारा क्या होता है, क्लियर कवर होता है। अगर मेन रेनफोर्समेंट उसमें स्ट्रिप्स नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जो क्लियर कवर प्लस मेन रेनफोर्समेंट और का क्या आ जाएगा, उसका आधा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या निकल के आता है, ये हमारा इफेक्टिव कवर निकल के आता है। टोटल डेप्थ हमारी जो बीम की गहराई होती है, इफेक्टिव डेप्थ कौन सी होती है, जो टोटल डेप्थ में से हम इफेक्टिव कवर को घटा देते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, टोटल कवर में से इफेक्टिव कवर घटा देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, इफेक्टिव डेप्थ हो जाती है। इफेक्टिव डेप्थ निकालने का मकसद सिर्फ यही है कि हम ये पता ना लगा, मतलब इफेक्टिव डेप्थ निकालने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि हम इस डेप्थ के लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, और जो एक्स्ट्रा जो डेप्थ हमने हटा दी है उसका वो इस वजह से हटा दी, हम ये मान के ही नहीं चल रहे कि वो हमारी इतनी में कंक्रीटिंग है, हम उसे लेके ही नहीं चल रहे, ना स्ट्रेंथ में कंसीडर कर रहे ना किसी अदर फैक्टर में कंसीडर कर रहे। वो है, वो टेंशन भी लेगी, जितना लोड आएगा वो जितना वो ले सकती है उतना तो लेगी, पर हम डिज़ाइन में नहीं लेके चलते। क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं थोड़ा सेफ्टी एक्स्ट्रा मिल जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो नॉमिनल कवर में बता दिया, इफेक्टिव कवर बता दिया, इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला लिखा है, इफेक्टिव क्या है। उसके बाद हमारे फॉर्मूले से डिस्कस कर लिए, मतलब उस वैल्यू रख के डिस्कस कर लिए क्या चीज़ें, और उसके बाद हमारा इफेक्टिव डेप्थ, हाँ, जब हमारे जो रेनफोर्समेंट है एक लेयर में हम प्रोवाइड करके कई सारी लेयरों में प्रोवाइड किया जाता है, तो उस टाइम हम कैसे निकालते हैं अपना इफेक्टिव डेप्थ, वो कुछ नहीं, वो बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लो, वही हमारी इफेक्टिव डेप्थ हो जाती है। उसमें से फिर टोटल डेप्थ में से वो घटा दो तो फिर इफेक्टिव डेप्थ निकल आती है। नीचे फिर ये था कि हमारा प्रोविज़न था IS 456/1978 वाले कोड से हम कैसे कवर निकालते थे, और जो IS 456/2000 वाले कोड से कैसे इफेक्टिव कवर निकालते हैं। बस ये दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कवर का टॉपिक कंप्लीट होता है। इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर क्या होता है, और जो लेयर हमारी रेनफोर्समेंट है अगर वो एक साथ ना हो, डिफरेंट लेयर में हो, तो वहाँ पे CG निकालने के बाद हम इफेक्टिव कवर निकाल सकते हैं। एक बार ये डायग्राम का ओवरव्यू देख लो। इसमें वैसे तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक ही चीज़ को कई बार बोल लिया है। इसमें देखो, जो रेड कलर में दिख रही है वो रेड कलर में क्या है, हमारा
मेन रेनफोर्समेंट है। जो रेड कलर में हमारा दिख रहा है क्या है, मेन रेनफोर्समेंट है। और जो ये जो पतली पतली जो हल्की हल्की जो सरिया दिख रही हैं, जो मेन जो दोनों मेन रेनफोर्समेंट में जो दोनों रेड कलर में ऊपर नीचे सरिया को जो बांध रही है ग्रे वाली स्टील या रेनफोर्समेंट, वो मेरा क्या स्ट्रिप्स हैं। और जो ऊपर कंक्रीटिंग का से लेके जो स्ट्रिप्स तक की बीच की जो दूरी है, कंक्रीटिंग से लेके स्ट्रिप की जो बीच की दूरी है वो क्या कवर कहलाती है। तो ये हो गया हमारा कवर हो गया, ठीक है। तो और जो ये ऊपर वाला पार्ट है तुम इससे अच्छे से समझ सकते हो। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, देखो यहाँ पे इसने मेंशन भी किया है इफेक्टिव डेप्थ किस तरीके से, कि कंक्रीट का आउटर यहाँ से लेके टॉप से लेके जो मेन रेनफोर्समेंट है उसके आधे तक की जो डिस्टेंस होती है वो मेरी क्या करती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है। ये जो सामने से हमें सर्कुलर दिखता है मेन रेनफोर्समेंट, जब हम उसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, स्ट्रिप क्या है, मेन रेनफोर्समेंट को बांध के रखी है, और स्ट्रिप का काम क्या, शेयर प्रोवाइड करना है। तो ये है सारी चीज़ें हैं एक्चुअल में, तो तुमने देखी होंगी साइड पे इतनी सारे घर मकान बनते हैं। तो आज कवर का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं। अभी हमें मेनली तो बहुत थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो डिस्कस करनी है, और वो किस तरीके से डिफाइन की गई है, टेस्टिंग के बेसिस पे क्या क्या निकल के आता है। और उसके पहले हम एक वीडियो देख लेंगे कि एल्कली का क्या इफेक्ट पड़ता है, सल्फेट का क्या इफेक्ट करता है, क्लोराइड का क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्बोनेशन का प्रोसेस है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी यही होगी, ये डिफरेंट जो हार्मफुल इंटीग्रेडिएंट्स हैं इनका हमारे ओवरऑल कंक्रीट और रेनफोर्समेंट क्या इफेक्ट पड़ता है, और वो इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है। तो अगली वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।